हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीसी जनरेटर के लेक्चर नंबर 15 में लैप वाइंडिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लैप वाइंडिंग का फर्स्ट पार्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। जिन्होंने लैप वाइंडिंग का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे, फिर उसके आगे आज हम बातें करेंगे कुछ और, यानी कि लैप वाइंडिंग के आज फीचर्स डिस्कस करेंगे कुछ और जो पिछले लेक्चर में हमारे छूट गए थे। ये हमने लैप वाइंडिंग पिछली बार समझाई थी कि कैसी होती लैप वाइंडिंग, ये आज नहीं समझाएंगे, है ना। वो आपको पिछले लेक्चर में ही देखना होगा कि लैप वाइंडिंग इस तरह की होती है, ये बैक पिच होती है, फ्रंट पिच होती है, ये रिजल्टेंट पिच होती है ना। आज हम लैप वाइंडिंग के और फीचर जो पिछले लेक्चर में हमारे छूट गए थे वो आगे और बात करेंगे थोड़ा सा, कि लैप वाइंडिंग में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कि पहली बात हमने बताया था लैप वाइंडिंग में जो आपकी ये हमने जो दिखाई है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग में एक बात देखते हैं आप कि जो बैक पिच होती है वो फ्रंट पिच से अधिक दिखाई गई है ना। तो देखो जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें जो बैक पिच होती है और जो फ्रंट पिच होती है, ये हमने बताया था कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है दोनों पोल पिच के लगभग इक्वल होती है लेकिन कभी भी इक्वल नहीं होती, है ना। तो बैक पिच और फ्रंट पिच आर नॉट इक्वल। तो एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है ये इक्वल नहीं होती, है ना। दोनों लगभग पोल पिच के बराबर होती है ना। ये लगभग पोल पिच के इक्वल होती हैं। अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों कि पोल पिच के बराबर क्यों नहीं होती, लगभग इक्वल होती है पोल पिच से, है ना। दूसरी बात बताया था हमने कि जो बैक पिच होती है, ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, दोनों बैक पिच भी और फ्रंट पिच भी दोनों ऑड संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? ऑड संख्याएं, ठीक है। और ये दोनों इक्वल नहीं होती। मैं बता दूं आपको कि दरअसल जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि बैक पिच फ्रंट पिच से अधिक है। ये मैं बता दूं, ये मैंने जो दिखाई है यहाँ पर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग दिखाई है। कौन सी वाइंडिंग दिखाई है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग हमने ये दिखाई है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपकी लैप वाइंडिंग होती है वो प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, रेट्रोग्रेसिव भी हो सकती है। ज़्यादातर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग यूज की जाती है। तो ये हमने प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग बताई है ना। तो प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में हमेशा बैक पिच फ्रंट पिच से बराबर नहीं होती, बैक पिच ज़्यादा होती है। तो ये बैक पिच जो होती है वो फ्रंट पिच से ज़्यादा होती है। तो कितनी ज़्यादा होती है मैं बता दूं कि बैक पिच फ्रंट पिच से 2 अधिक होती है ना। कितनी ज़्यादा होती है? 2। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और प्रोग्रेसिव में बैक पिच फ्रंट पिच से 2 अधिक होती है। ये जो 2 अधिक होती है ये किसके केस में है? प्रोग्रेसिव के केस में। प्रोग्रेसिव के केस में जो बैक पिच होती है फ्रंट पिच से 2 अधिक होती है ना। बैक पिच फ्रंट पिच सब पीछे पढ़ा चुके, पहले आपको वो पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। तो पिछले लेक्चर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो आपकी फ्रंट पिच होती है वो बैक पिच से ज़्यादा होती है ना। इस केस में क्या होता है? बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा होती है। और इस केस में यानी मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों जो है वो आपकी ऑड संख्याएं होती हैं। दोनों का डिफरेंस हमेशा आपका दोनों का डिफरेंस 2 होता। इस केस में ये 2 होता, प्लस के 2 होता, यानी कि इस केस में -2 होता, यानी कि 2 का डिफरेंस होता। कितने का डिफरेंस होता? 2 का। ये रेट्रोग्रेसिव का केस होगा। रेट्रोग्रेसिव में -2 होता है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि मैं कुल मिलाकर अगर देखूं तो YB और -YF इन दोनों का डिफरेंस +-2 होता। लेकिन ये हमने बताया था ये +-2 जो है ये सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए। किसके लिए? सिंप्लेक्स के लिए।
सिंपलेक्स के लिए। अभी आपको कुछ बातें ये जो हम बता रहे हैं अभी थोड़ी देर में ही आपको इसी लेक्चर में समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो ये सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के केस में होता। अगर हमने बताया था कि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है आपकी, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कौन सी होती है, जैसे डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स, तो उन केस में जो बैक पिच और फ्रंट पिच का अंतर होता वो ±2m होता। ये किसके लिए है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के लिए। जैसे अगर सिंपलेक्स होगी तो m की वैल्यू 1 होगी, डुप्लेक्स होगी तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये डिफरेंस हो जाएगा ±4, है ना। और अगर आपकी ट्रिप्लेक्स होगी तो आपका m बराबर क्या हो जाता, बताया था हमने 0, किसके लिए, सिंपलेक्स के लिए। m बराबर 1 होता, किसके लिए, m बराबर 1 होता सिंपलेक्स के लिए, m बराबर 2 होता डुप्लेक्स के लिए, m बराबर 3 होता ट्रिप्लेक्स के लिए। तो एक बात आपको समझ में आती है कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है दोनों ऑड संख्याएं होती है, दोनों कभी भी बराबर नहीं होती, दोनों में हमेशा की डिफरेंस होता है। ये लगभग दोनों बैक पिच और फ्रंट पिच लगभग पोल पिच के बराबर होती है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता वो ±2 होता है ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है, देखो जरा सेकंड अगर हम देखें तो एक बात तो समझ में आती है कि बैक पिच और फ्रंट पिच में डिफरेंस है ना, दोनों इक्वल नहीं होती, है ना। यानी कि सिंपल सी बात यूँ भी कह सकता हूँ कि अगर बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा तो फिर तो +2 आता, और अगर फ्रंट पिच बैक पिच से ज़्यादा तो -2 आता। फ्रंट पिच बैक पिच से ज़्यादा कब आता, रेट्रोग्रेसिव के लिए। इसके लिए रेट्रोग्रेसिव के लिए। यहीं से अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर YB = हो जाती है, YB = प्रोग्रेसिव के लिए बैक पिच = होती है 2 + YF, यहीं से निकाल सकते हैं। क्यों, YF उधर चला गया, यानी कि फ्रंट पिच में अगर 2 जोड़ दें तो बैक पिच निकल जाती है। इसी तरह से रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए अगर हम देखें तो बैक पिच किस तरह से निकल जाएगी कि 2, ये YF इधर चला जाएगा तो YF -2, है ना। तो यहाँ YF +2 कर सकते हैं हम, फ्रंट पिच +2 और यहाँ -2, है ना, इस तरह से आ जाती है। इसके अलावा देखिए कि जो आपकी बैक पिच होती है, ये बैक पिच और फ्रंट पिच का डिफरेंस होता क्या है, हमने बताया था इसे रिजल्टेंट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिजल्टेंट पिच या वाइंडिंग पिच। तो वाइंडिंग पिच या रिजल्टेंट पिच जो है वो आपकी ±2 होती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस क्या होता है, रिजल्टेंट पिच या वाइंडिंग पिच, ठीक है। अब बात ये आती है देखो कि जो बैक पिच होती है वो बैक पिच जो होती है वो कैसे निकलती है कि बैक पिच = होती है, मैंने जैसे कि बताया था, पोल पिच के लगभग इक्वल होती है, पोल पिच के बराबर नहीं होती है। एक्चुअली पोल पिच होती है Z/P। ये क्या है, पोल पिच। तो देखिए पोल पिच है, तो पोल पिच हमेशा याद रखो, पोल पिच हमेशा इवन होती है। नॉर्मली वाइंडिंग करने के लिए डीसी मशीन में पोल पिच हमेशा इवन रखी जाती है। इवन वाइंडिंग, इवन पोल पिच वाली वाइंडिंग ही आपकी जो है हो पाती है डीसी मशीन में। तो हमेशा याद रखो पोल पिच जनरली इवन होती है। अब ये इवन होती है, चूंकि हम जानते हैं जो बैक पिच होती है वो हमेशा ऑड होती है, तो इसे ऑड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें +1 जोड़ देते हैं। +1 जोड़ने से क्या हो जाता, ऑड हो जाती है। इसी तरह से अगर हम फ्रंट पिच देखें तो चूंकि फ्रंट बैक पिच तो ज़्यादा होती है पोल पिच से, कितनी, 1 ज़्यादा, है ना। और फ्रंट पिच कम होती है बैक पिच के अपेक्षा। ये क्या होती है, ये होती है पोल पिच -1। तो आप देखते हैं कि बैक पिच जो होती है वो पोल पिच +1 होती है। ये क्यों 1 जोड़ा गया, ताकि ऑड हो जाए, नहीं तो ये इवन होती है। ऐसी ये पोल पिच ये तो इवन होती है, लेकिन हमें फ्रंट पिच जो होती है हमारी ऑड होती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें से 1 घटा दिया। तो 1 जोड़ने से और 1 घटाने से ये क्या हो जाती है, दोनों ऑड हो जाती हैं, दोनों ऑड हो जाती है ना। दूसरी बात, अगर हम बैक पिच और फ्रंट पिच को अब घटाएं तो देखो, अगर मैं इनको घटाऊंगा यानी कि बैक पिच माइनस फ्रंट पिच करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू रख दो आप, तो Z/P +1 माइनस Z/P और Z/P +1 -1 सॉरी
तो देखो अगर हम इन्हें घटाएंगे तो देखो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, इससे तो कट गया है ना, क्योंकि ये माइनस वाला है प्लस वाला टर्म है, और माइनस माइनस से प्लस 1 हो जाएगा तो इसलिए क्या आ जाता है 2। तो इसलिए हमने बताया था कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है वो हमेशा उनका डिफरेंस 2 होता सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए। किसके लिए? सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होगी तो m यहाँ पर 2m हो जाता, प्लस माइनस 2m। यानी कि एक बात समझ में आई आपको कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है उनका डिफरेंस सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच का डिफरेंस है ना 2 या 2 का मल्टीपल होता है। 2 या 2 का मल्टीपल से मतलब या तो मिनिमम तो 2 डिफरेंस होगा इनमें दोनों में, बैक पिच और फ्रंट पिच में, या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, यानी कि वो डिपेंड करेगा मल्टीप्लिसिटी पर। ये m क्या है? मल्टीप्लिसिटी, यानी कौन सी वाइंडिंग आप यूज करें, ठीक है, डुप्लेक्स है कि ट्रिप्लेक्स है, इस तरह से इनके इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यानी कि एक बात समझ में आती है आपको कि भाई जो आपकी बैक पिच और फ्रंट पिच हैं, अगर आप ध्यान से देखें बैक पिच और फ्रंट पिच जो है वो पोल पिच के बराबर नहीं है, बल्कि लगभग बराबर है। क्यों? क्योंकि बैक पिच इसमें एक जोड़कर मिल रही है आपको, फ्रंट पिच एक घटाकर मिल रही है। इसका मतलब ये पता चला हमें कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच है वो लगभग पोल पिच के बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है ना। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं एवरेज पिच की, किसकी? एवरेज पिच। तो एवरेज पिच क्या होती है? एवरेज पिच जो होती है वो होती है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2। तो इसीलिए हमने बताया था कि जो एवरेज पिच होती है वो पोल पिच के इक्वल होती है। देखो क्यों होती है इक्वल, देखना जरा। अगर मैं बैक पिच की वैल्यू रख दूं, है ना, बैक पिच की वैल्यू क्या है? Z/P प्लस 1 प्लस, अगर मैं फ्रंट पिच की वैल्यू रख दूं, फ्रंट पिच की वैल्यू क्या है? Z/P माइनस 1। और अपॉन 2, तो देखो अगर मैं इन दोनों का, मैंने क्या कर दिया, दोनों का जोड़ कर दिया, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो इसका मतलब 2Z/P, 2Z/P अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो Z/P आ गया। तो एक बात समझ में आती है ना कि अगर हम मान लिया यहाँ से देखते हैं कि एवरेज पिच, तो एवरेज पिच जो होती है वो हमारी पोल पिच के बराबर ही होती है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी क्या कि जो एवरेज पिच होती है वो पोल पिच के इक्वल होती है, जबकि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है वो पोल पिच के बराबर नहीं होती, बल्कि लगभग बराबर होती है। बैक पिच एक ज़्यादा होती है, पोल पिच फ्रंट पिच एक कम होती है ना, जबकि एवरेज पिच बराबर होती है पोल पिच के, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। और देख लीजिए जरा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम कि भाई जो आपकी ये जैसे कि हमने बताया था कि जो लैप वाइंडिंग होती है, ये पिछले लेक्चर में हमने बताया, लास्ट लेक्चर में, कि जो आपकी वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग, वो हाई करंट एंड लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है। लो वोल्टेज, हाई करंट एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पूछा जाता है कि लैप वाइंडिंग किस लिए यूज की जाती है, तो याद रखना हाई करंट और लो वोल्टेज क्यों होती है, हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे। लेकिन आज एक और बात बताएं अगर हम आपको कि चूंकि इसमें हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए वाइंडिंग होती है ये, है ना, तो चूंकि हाई करंट लो वोल्टेज के लिए होती है, तो इसीलिए मैं बता दूं कि जो आपकी वेल्डिंग होती है, डीसी वेल्डिंग, जैसे हम जानते हैं जो वेल्डिंग होती है हमारी वो 2 टाइप की होती है, एक होती है एसी वेल्डिंग, एक होती है डीसी वेल्डिंग। ये हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, है ना, यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट में। तो एक होती है आपकी डीसी वेल्डिंग, एक होती है एसी वेल्डिंग। जो एसी वेल्डिंग होती है उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, जबकि डीसी वेल्डिंग के लिए हमें मोटर जनरेटर के सेट की जरूरत पड़ती है।
तो मैं बता दूं, जो मोटर जनरेटर का सेट होता है उसमें जनरेटर कौन सा लगाया जाता है? लैप वाइंडिंग वाला जनरेटर। तो याद रखना, डीसी वेल्डिंग के लिए, किसके लिए? डीसी वेल्डिंग के लिए, डीसी वेल्डिंग के लिए लैप वाइंडिंग का ही यूज किया जाता है। याद रखना, डीसी वेल्डिंग के लिए जो हमारा जनरेटर होता है वो कैसा होना चाहिए? लैप वाइंडिंग जनरेटर। देखिए क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा जो जनरेटर यूज किया था तो आर्क वेल्डिंग के प्रकार होते हैं दरअसल, ये है ना, किसके प्रकार होते हैं? आर्क वेल्डिंग है। डीसी वेल्डिंग और एसी वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के प्रकार होते हैं। दो प्रकार के होते हैं आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग, एसी आर्क वेल्डिंग। तो डीसी आर्क वेल्डिंग में जो है हम लैप वाइंडिंग जनरेटर यूज करते हैं, क्योंकि आर्क बनाने के लिए हमें हाई करंट और लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जब जो कि लो वोल्टेज और हाई करंट किस में मिलती है? हमें लैप वाइंडिंग में। तो एक बात याद रखना, आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन से जनरेटर यूज किए जाते हैं लैप वाइंडिंग और वेव आपके जो वेल्डिंग के लिए कौन से जनरेटर यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे जो है लैप वाइंडिंग जनरेटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है वेल्डिंग में? वेल्डिंग में हमेशा लैप वाइंडिंग जनरेटर यूज किए जाते हैं, लैप वाइंडिंग वाले, है ना। तीसरी बात देखें अगर, तो जो हमारी लैप वाइंडिंग होती है ये हमेशा याद रखिए पैरेलल वाइंडिंग होती है ना। कैसी वाइंडिंग होती है? पैरेलल वाइंडिंग। इसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल्स की संख्या के इक्वल होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। तो पैरेलल वाइंडिंग ये कंसीडर की जाती है, कौन सी? लैप वाइंडिंग। जबकि है ना, पैरेलल वाइंडिंग कंसीडर की जाती है क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ अधिक होते हैं और पैरेलल में वोल्टेज नहीं जुड़ती, इसलिए इसमें कम ईएमएफ मिलता है। ठीक है, तो कम ईएमएफ के लिए इसका यूज किया था। लो वोल्टेज से मतलब लो ईएमएफ, लो ईएमएफ वाइंडिंग है ना, क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं और पैरेलल में वोल्टेज नहीं जुड़ती, है ना। तो पैरेलल वाइंडिंग कंसीडर की जाती है, जबकि जो वेव वाइंडिंग होती है वो सीरीज वाइंडिंग कंसीडर की जाती है। कौन सी? जो वेव वाइंडिंग होती है वो हमेशा सीरीज वाइंडिंग कंसीडर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमने बताया था कि जो लैप वाइंडिंग होती है इनमें जो आपकी वाइंडिंग होती है वो सभी स्लॉट्स में पड़ी रहती है ना, इसलिए यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट्स इसमें खाली नहीं होते। तो जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें आर्मेचर के स्लॉट्स खाली नहीं रहते बल्कि सभी स्लॉट्स में वाइंडिंग पड़ी रहती है, इसलिए लैप वाइंडिंग जो है वो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, लैप वाइंडिंग एक कंप्लीट वाइंडिंग होती है। कंप्लीट वाइंडिंग, कंप्लीट वाइंडिंग का मतलब, कंप्लीट वाइंडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डमी कॉइल यूज नहीं की जाती। हम जानते हैं डमी कॉइल जो होती है वो उन स्लॉट्स में जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग नहीं होती उसमें डमी कॉइल डाली जाती है मैकेनिकल बैलेंस प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये जो लैप वाइंडिंग होती है कंप्लीट वाइंडिंग होती है, इसमें यानी कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ डमी कॉइल, डमी कॉइल की आवश्यकता इसमें नहीं होती। नो रिक्वायरमेंट ऑफ डमी कॉइल, डमी कॉइल की आवश्यकता इसमें नहीं होती, है ना। इसके अलावा देखिए इक्वलाइजर रिंग की बात करें अगर हम, तो मैं बता दूं जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें इक्वलाइजर रिंग की भी आवश्यकता होती है ना। इक्वलाइजर रिंग, इक्वलाइजर रिंग are used, equalizer rings are used in lap winding। लैप वाइंडिंग में हमेशा इक्वलाइजर रिंग यूज की जाती है। ठीक है, इक्वलाइजर रिंग हम पीछे पढ़ा चुके है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इक्वलाइजर रिंग का एक लेक्चर हमने बताया था, इक्वलाइजर रिंग का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इक्वलाइजर रिंग में बताया था हमने कि जब लैप वाइंडिंग होती है इसमें पैरेलल पाथ बहुत ज़्यादा होते हैं, पोल्स के बराबर होते हैं। मान लिया आपके पास 4 पोल हैं तो 4 ही पैरेलल पाथ होंगे, यानी कि पोल्स की संख्या के इक्वल जो है इसमें पैरेलल पाथ होते हैं।
अब ये बताया था हमने कि जरूरी नहीं होता कि सभी पैरेलल पाथ में ईएमएफ जो है वो सेम मिले, नहीं तो हम जानते हुए पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, लेकिन बहुत बार ऐसे कंडीशंस होते हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस बन जाती है कि कभी सभी पैरेलल पाथ में ईएमएफ सेम नहीं होता। तो जब ईएमएफ सेम नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है। क्या फ्लो करती है? सर्कुलेटिंग करंट। तो जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है, इसको अवॉइड करने के लिए, सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का यूज किया जाता है ना। तो हमेशा याद रखो इक्वलाइजर रिंग भी लैप वाइंडिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इक्वलाइजर रिंग जो है लैप वाइंडिंग में यूज किए जाते हैं, है ना, सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने के लिए। इक्वलाइजर रिंग जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग कितने होते हैं वो हम पढ़ा चुके हैं इक्वलाइजर रिंग टॉपिक में, आप वो लेक्चर देख सकते हैं इक्वलाइजर रिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसमें रहता हमारा, तो जैसे कि हमने बताया था कि जो आपका जो लैप वाइंडिंग होती है, इसमें जो हमारे जो फ्रंट पिच और बैक पिच होती है वो दोनों ऑड होते हैं, जैसे कि हमने बताया था, है ना। दोनों कैसे होते हैं? फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों जो होते हैं वो ऑड होते हैं, विषम होते हैं। और इसीलिए हमने बताया था कि इनका जो डिफरेंस होता बैक पिच और फ्रंट पिच का डिफरेंस जो है वो कितना होता, वो क्या होता, रिजल्टेंट पिच, और ये क्या होता हमने बताया था इवन। ये कैसा होता है? इवन, है ना। तो इवन नंबर होता है, ये दोनों ऑड होते हैं। हमने बताया था जब भी दो ऑड संख्या को घटाते हैं तो हमेशा पैरेलल पाथ कितने आएंगे, ये रिजल्टेंट पिच क्या आएगी, ऑड में से जब ऑड घटाया जाएगा तो हमेशा इवन, है ना। तो आज हम आपको लैप वाइंडिंग थोड़ा सा डिजाइन करके दिखाते हैं। वैसे आपको कंपटीशन के लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है ना। और लास्ट में जब हम दोनों वाइंडिंग पढ़ा देंगे, लैप वाइंडिंग भी वेव वाइंडिंग भी, फिर हम एक कंपैरिजन की टेबल बताएंगे आपको और आप उसको सीधे सीधे याद रखना, ठीक है। कम्यूटेटर पिच भी हम बता चुके कि इसमें कम्यूटेटर पिच जो होती है वो क्या होती है, +-1, है ना। +1 किसके लिए होती है? आपकी प्रोग्रेसिव के लिए। माइनस किसके लिए होती है? माइनस होती है हेटेरोग्रेसिव के लिए, ठीक है। और अगर हमने बताया था कि अगर मान लिया मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है तो +-m, जहाँ m की वैल्यू सिंप्लेक्स के लिए 1 और डुप्लेक्स के लिए 2 है। इस तरह से हम देख सकते हैं कम्यूटेटर पिच। तो ये लैप वाइंडिंग आपका टॉपिक खत्म हो जाता। आज हम थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग करके दिखाते हैं कि लैप वाइंडिंग वैसे होती कैसे है ओरिजिनल में, ठीक है। तो बाकी आपको सफिशिएंट तो कंपटीशन के लिए यही होता है, इतना ही, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।